नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આપણે આપણા છેલ્લા પ્રકરણની અંદર લાસ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આપણું જે 8મું પ્રકરણ છે રાજા કા હિસ્સા એના અભ્યાસના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી હતી। તો આજના વિડિયો લેક્ચરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે 8મું પ્રકરણ છે એની અંદર આપવામાં આવેલું જે સ્વાધ્યાય છે એ સ્વાધ્યાયની અંદર આપણને જે પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે એની આપણે અહીંયા કેટલાક પ્રશ્નોની મૌલિક ચર્ચા કરીશું। તો કેટલાક પ્રશ્નો છે એની આપણે અહીંયા બોર્ડ ઉપર લખીને સમજવા માટેનો પ્રયાસ કરશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારું પાઠ્યપુસ્તક સાથે જરૂર જણાય ત્યાં લખવા માટે તમારી પેન અને નોટબુક એ પણ તમે સાથે રાખજો। તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર એ 56 ઉપર આપણે અહીંયા પ્રશ્ન નંબર 1 આપવામાં આવેલો છે। तो ये प्रश्न नंबर 1 ની અંદર विद्यार्थी मित्रों અહીંયા આપણને प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहलो प्रश्न आप्यो છે જેની અંદર पहलो प्रश्न मित्रों એવો છે કે राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा। तो मित्रों આપણે કહાનીની અંદર એ પ્રશ્નના જવાબ માટેની ચર્ચા કરી चुक्या છે। तो मित्रों આનો આપણે જવાબ આપવો હોય તો એ રીતે આપી શકાય કે ભાઈ राजा भोज ने भ्रमण करते हुए अपने नगर से दूर एक खेत में किसान को हल जोतते हुए देखा और साथ ही किसान के हल में एक बैल जोता हुआ था और दूसरे बैल की जगह किसान की पत्नी हल में जोती हुई थी और बैल की जगह किसान की पत्नी हल खींच रही थी। इसी प्रकार का दृश्य राजा भोज ने अपने नगर से दूर भ्रमण करते हुए देखा। आ रीते मित्रों अपना जवाब से आपको पड़े। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 से राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा कि भाई राजा भोज से एमणे खेडूत पासे जईने किसान पासे जईने शुं कर्युं अथवा तो शुं कर्युं। तो આપણે કહી શકીએ कि भाई राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भला आदमी स्त्री को कहीं हल में जोता जाता है, हल में तो बैल को जोता जाता है। इसी प्रकार से किसान को राजा भोज ने कहा। फिर तीसरा प्रश्न है किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी। तो हम बता सकते हैं कि भाई किसान बहुत गरीब था और उसका एक बैल जो था वह मर गया था, इसलिए किसान के पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पैसा या तो धन नहीं था और अपना काम चलाने के लिए किसान अपनी पत्नी को बैल की जगह हल में जोतता था। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसान की पत्नी खेती में हल खींचने का काम कर रही थी। तो मित्रों आ रीते આપણે મૌલિક જવાબ આપવાના છે। તમામ પ્રકારના સરળતાથી આપણે મૌલિક જવાબ આપી શકશું। પછીનો પ્રશ્ન છે राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ। तो हम कह सकते हैं कि राजा भोज के 2 बैल मिलने के बाद किसान के फसल में बहुत बड़ा फर्क हुआ, यानी कि उसके आधे खेत में जो राजा के बैल के प्रताप से अच्छे किस्म के जो दानेदार जो गेहूं उत्पन्न हुए,
यानी कि राजा के बैल मिलने के बाद किसान के खेत में अच्छे किस्म के अच्छे दानेदार गेहूं उत्पन्न हुए, या तो उसकी फसल में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। फिर किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? तो हम बता सकते हैं कि किसान ने राजा को हल में जोता था, और जब राजा ने अपना खुद का परिचय दिया कि वह स्वयं राजा भोज है, तो उसी वक्त स्वाभाविक है कि किसान लज्जित हुआ या तो शर्मिंदा हुआ। फिर किसान ने क्या करने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किया? भाई खेडूते शू कीधु कि जेना कारणे राजाए मोती से ये स्वीकारी लीधा? तो हम बता सकते हैं कि भाई किसान ने राजा भोज को कहा कि भाई ये जो मेरे खेत में उगे हुए ये जो मोती है वह आपकी मेहनत का या तो आपके परिश्रम का फल है, इसलिए ये आपको अपने राजकोष में या तो राज्य के खजाने में रख दो, और वह किसी गरीब या तो दुखी लोगों के कल्याण के लिए उसका उपयोग करे। ऐसा किसान ने कहा। तब राजा भोज ने वह जो मोती था वह स्वीकार लिया। फिर 7वां सवाल है, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो हम कह सकते हैं कि भाई किसान जब अपना खेत में हल चला रहे थे, उसी वक्त राजा भोज ने उसे बीच में रोकने का प्रयास किया। तब किसान ने कहा कि भाई आपको जो भी कुछ कहना है वो मुझे चलते चलते कहो, मेरा काम मत रोको। इसी प्रकार की किसान की अपने काम के प्रति जो लगन थी, उसी लगन की वजह से राजा जो भोज थे वह किसान पर प्रभावित हुए। तो आ रीते मित्रों एकदम तमाम प्रश्नों से एकदम सरल से जे આપણે મૌલિક સંસ્થા કરી તમે પણ એ પ્રશ્નોને તમારી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત રીતે સારા અક્ષરે હું તમને સ્ટડી મોડ મટીરિયલ છે એ તમને અભ્યાસની સાથે સાથે જે અભ્યાસનો વિડીયો લેક્ચર છે એની સાથે તમને મોકલી આપવામાં આવ્યું છે, જે તમે લખી પણ લીધા છે, છતાં પણ અહીંયા એ મૌલિક રીતે ફરી વખત તમારા વિશેષ અભ્યાસ અથવા તો મુહાવરા માટે આ પ્રશ્નોને આપણે વિશેષ એ રિપીટ કરીએ છીએ અથવા તો એને પુનરાવર્તિત કરીએ છીએ। ત્યાર પછીનો મિત્રો બીજો પ્રશ્ન છે, રાજા ભોજ के बारे में 5-6 વાક્ય लिखिए। કે ભાઈ રાજા ભોજ વિશે 5-6 વાક્ય लिखिए। તો મિત્રો તમારે મૌલિક રીતે આ પાઠ તમે જે ભણ્યા છો, આ કહાની ભણ્યા છો, એના આધારે રાજા ભોજના વ્યક્તિત્વ વિશે તમારે 5-6 વાક્યો બનાવવાના છે અથવા તો જાતે લખવાના છે। તો हम कह सकते हैं कि राजा भोज एक महान प्रजावत्सल राजा थे। वह प्रजा के सुख दुख में अपने नगर की प्रजाजनों का वह अच्छी तरह से ख्याल रखता था। राजा अपने महल से यानी कि अपने नगर में कुछ दिनों के बाद जो लोगों की स्थिति के बारे में या तो लोगों की परिस्थिति के जानने के बारे में राजा कई बार अपने रथ पर सवार होकर घूमने के लिए जाता था, और वह स्थान पर जाकर प्रजा की सुख और दुख दोनों को देखता था, और जहाँ पर उन्हें ज़रूर पड़े कि अपने देश की प्रजा जो दुखी है उन्हें वह सहायता करते थे या तो मदद करते थे। इसी प्रकार राजा भोज बहुत बड़े प्रजापालक या तो प्रजावत्सल राजा थे। इसी प्रकार मित्रों हम लिख सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है, सही जोड़ मिलाई। मित्रों ने अपने बोर्ड पर लखी है, खास ध्यान रखो कि भाई एक बीजा शब्दों से अपने ये मुहावरा आपेला है। एक बार साइड मुहावरा से आमे एनो अर्थ आपेलो है। तो पहलो मुहावरो आप्यो छे आंख खोलना, तो आप्यो छे आपने यहाँ प्रश्न नंबर जे आपो छे त्रीजो, सही जोड़
मिलाए। तो पहलू या मुहावरे सामे से नो अर्थ। तो मित्रों पहलो मुहावरो है आंख खुलना। आंख खुलना जेना जवाब में આપણે હવેથી તેનો સાચો જવાબ છે પાંચમો છે सही बात का ज्ञान होना। એવું લખી શકીએ सही बात का सही बात का ज्ञान होना। त्यार પછી नंबर 2 ઉપર છે आंख लगना। अर्थात अपने यहाँ चौथा शब्द से एकदम से सो जाना। आंख लगना यानी कि एकदम से सो जाना। एकदम से सो जाना। त्यार પછી ત્રીજું છે आंख चुराना। आंख चुराना अर्थात जब आंख चुराना तो सही बात से टल जाना। यहाँ पर हम लिखेंगे सही बात से टल जाना। आंख लग जाना और सही बात से टल जाना। ત્યાર પછી ચોથો મુહાવરો છે એ આંખ દિખાના। क्रोध करना। नंबर 5 आंखों का तारा होना। अर्थात बहुत प्रिय होना। सेलो मुहावरो से आंखों में चमक आना। यानी कि प्रसन्न होना। सेलू बाकी से अपने यहाँ प्रसन्न आ रीते मित्रों अहींया अपने मुहावरे से या आपेला से भाई सामे सामे आंख खुलना तो सही बात का ज्ञान होना। दूसरा आंख लगना तो एकदम से सो जाना। तीसरा है आंख चुराना तो सही बात से टल जाना। चौथा है आंख दिखाना क्रोध करना। फिर आंखों का तारा होना यानी कि बहुत प्यारा तो बहुत प्रिय होना। और आंखों में चमक आना यानी कि प्रसन्न होना। मित्रों अर्थ जो आना આપણે વાક્ય પણ બનાવી શકીએ જેવી રીતે અહીંયા કે ભાઈ उदाहरण આપણે આપી શકીએ કે ભાઈ आंख खुलना सही बात का ज्ञान होना। तो हम उसका उदाहरण भी बता सकते हैं यानी कि जो उदाहरण वाक्य के प्रयोग भी कर सकते हैं कि जैसे कि व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंख खुल गई। व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंख खुल गई। इस प्रकार वाक्य भी बना सकते हैं। और दूसरा मुहावरा है आंख लगना तो उसके बारे में हम कहते हैं बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई कि भाई એટલે કે પથારીમાં સૂતાની સાથે જ મારી આંખ
लगी गई अर्थात सुई गयो, सो जाना, એટલે કે बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। तीसरा, आंख चुराना, सही बात से टल जाना, तो उसका उदाहरण हम देखते हैं, कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है। कुछ कारण जरूर है इसलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है। इस प्रकार आप वाक्य बना सकते हो। और चौथा जो है ये आंख दिखाना, तो जरा सी गलती होने पर भी आप मुझसे आंख दिखाने लगे, जरा सी गलती होने पर भी मुझसे आप आंख दिखाने लगे, यानी कि क्रोध करना कि भाई माराથી થોડી ભૂલ થઈ તો પણ તમે મને આંખ દેખાડવા લાગે, મારા ઉપર ક્રોધ કરવા લાગે। तो जरा सी गलती होने पर भी आप मुझसे आंख दिखाने लगे। इसी प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं। फिर पांचवा है आंखों का तारा होना, यानी कि उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है, यानी कि उदय अपने माता पिता का बहुत प्रिय है या तो प्यारा है। पर अंतिम, आंखों में चमक आना, यानी कि प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई, यानी कि साहिल ने अपने प्रिय मित्र को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। इसी प्रकार आप वाक्य बना सकते हैं, यानी कि जो उपयुक्त मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर अर्थ लिखा है, मुहावरे का वाक्य का प्रयोग मैंने आपके सामने मौलिक तरीके से, लेकिन तमारी सामने मौखिक रीते में व्यक्त किया। तमे पण मित्रों आ सिवायना तमारी रीते बीजा पण वाक्यनो प्रयोग તમે તમારી જાતે કરી શકો છો। હવે ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે કે ભાઈ નિમ્નલિખિત શબ્દ વિશેષણ है उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। આપણને પાંચમા પ્રશ્નોની અંદર એ કેટલાક શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં પ્રશ્ન નંબર સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન કેટલામો છે? 5મો। હવે એમાં सूचना આપી છે કે विशेषण है उन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विशेषण का वाक्य प्रयोग। तो અહીં આપણને શબ્દો આપવામાં આવેલા, પહેલો શબ્દ છે એક, પછી બીજો છે પ્રજાવત્સલ, ત્યાર પછી ત્રીજું છે બડા, પછી હોનહાર, પછી મીઠા। तो मित्रों એટલા શબ્દો આપણને આપેલા છે, મહેનતી, હવે આપણે અહીંયા આ શબ્દોના વાક્યની અંદર પ્રયોગ, કારણ કે અહીંયા આપેલા બધા શું છે? વિશેષણો છે। આ વિશેષણનો ઉપયોગ કરીને એક પ્રજાવત્સલ, બડા, હોનહાર, મીઠા અને मेहनती आ विशेषणનો उपयोग કરીને આપણે વાક્યનો પ્રયોગ કરવાનો છે। તો किसान के पास एक बैल था, वो આપણે વાક્ય બનાવી શકીએ। किसान के पास एक बैल था। विशेषण મિત્રો અહીંયા આવ્યું એક। ત્યાર પછી આપણને બીજું વાક્ય આપેલું છે, શબ્દ આપેલું છે प्रजावत्सल। तो આપણે कि भाई आदर्श राजा प्रजावत्सल होते हैं, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता। પછી અહીંયા ત્રીજો શબ્દ છે બડા, यानी कि रोमिल साहिल से, साहिल का बड़ा भाई है, यूं पर आप कह सकते कि भाई रोमिल साहिल का बड़ा भाई। ત્યાર પછી વાક્ય છે આપણને હોનહાર આપેલું છે, સચमुच तुम होनहार लड़के हो, कि भाई सचमुच तुम होनहार
लड़के त्यार पछीनो शब्द अपन आपेलो छे मीठा, यानी कि कोयल का स्वर मीठा होता है। और यहाँ कोयल का स्वर मीठा होता है। मेहनती, यानी कि भारत के किसान बहुत मेहनती, भारत के किसान बहुत मेहनती होते हैं। आ रीते मित्रों अहींया आ विशेषण है। विशेषण कोने कहेवाय के भाई शब्द ने अर्थનું એ મહત્વ વધારે છે। અહીંયા આપણને વિશેષણનો આપણે ઉપયોગ કરીને બધા વાતો લખાય છે। કિસાન કે પાસ એક બેલ का प्रजावत्सल आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। પછી ત્યાર પછી ત્રીજું વાક્ય છે बड़ा, तो रोमिल साहिब का बड़ा भाई है। फिर होनहार, सचमुच तुम होनहार लड़के हो। त्यारबाद मीठा, कोयल का स्वर मीठा होता है। अरे चलो, भारत के किसान बहुत मेहनती, तो मेहनत से किसान नो महत्व से मिठास से एक कोयल ना आवाज ની मधुरता से विशेषता से। પછી અહીંયા આપણને સચમુચ તું હોનહાર, એટલે કે હોનહાર પણ કુશળતા, હોનહાર એટલે આવડત વાળો, કુશળ, હોશિયાર, એ હોનહાર પણ છે એક विशेषता है। અહીંયા रोमिल साहिल का बड़ा भाई, यानी कि जो रोमिल की विशेषता क्या है, तो वह साहिल से बड़ा है, यानी कि बड़ा उसकी विशेषता है। राजा की विशेषता क्या है, वह प्रजावत्सल है। और यहाँ किसान के पास एक बैल है, तो किसान की विशेषता શું છે કે એની પાસે એક બળદ છે। તો આ રીતે મિત્રો આપણે અહીંયા શબ્દો છે એનો પ્રયોગ કરી શકીએ। ઉદાહરણ પણ આપણને આપેલું છે કિસાન के पास एक बैल है। तो મિત્રો એ પણ તમને વાક્ય પ્રયોગ છે હવે આવડશે। ત્યાર પછી આપણને પ્રશ્ન નંબર 6 છે नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो આપણને चित्र આપેલું છે સરસ મજાનું। तो हम कह सकते हैं कि इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है कि આપણને એક સુખી સંપૂર્ણ ગામનું આપણને दृश्य છે દેખાય છે। गांव में कुछ पक्के मकान हमें दिखाई देते हैं और कुछ साधारण मकान भी गांव में हमें दिखाई देते हैं। साथ ही हम कह सकते हैं कि भाई गांव में एक मंदिर है और उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। मंदिर ऊपर एक ध्वजा से फरकी रही है। त्यार पछी गांव के बाहर एक पक्का कुआं है जो हमें दिखाई देता है। कुएं के कुछ दूर एक बैल खड़ा है, कुआनी बाजू में एक बळद से आपने वो देखाय छे। પછી चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत है, એટલે કે चित्रनी एक बाजू गांवनी अंदर जो एक खेडूत છે કે બે खेत से એની अंदर एक खेत के तैयार फसल किया गया है और उसमें पौधों पर बलिया है। खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में क्या है, हसिया है और खेत के धान के पौधे, खेतों के साधारण आसपास पेड़ लगे हुए हैं। આવી બધી વાતો છે ચિત્રના આધારે મિત્રો તમારી રીતે તમારે મૌલિક શબ્દોની અંદર તમારે એનું વર્ણન કરવાનું છે, જે તમે સરળતાથી કરી શકશો। પછીનો પ્રશ્ન નંબર છે 7મો કે ભાઈ निम्नलिखित परिच्छेद का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। तो આપણે કહી શકીએ કે રાજા એ ભોજ રાજાએ રથ રોક્યો અને ખેડૂતની પાસે જઈને કહ્યું કે ભાઈ શું કહ્યું, ભલે આદમી तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, એટલે કે ભલા માણસ તું આ કેવો અત્યાચાર કરી રહ્યો છે। પછી भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है, એટલે શું કહે છે કે ભાઈ અરે કે સ્ત્રીને શું હળમાં જોતરાતી હશે, આવું એનો અનુવાદ છે, બરાબર। અને ત્યાર પછી છેલ્લો અને અંતિમ પ્રશ્ન છે बक्से में से जो शब्दकार है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 58 ઉપર જે શબ્દો છે એ અહીંયા આપવામાં આવેલા છે। એની અંદર આપણે શબ્દકોશના ક્રમની અંદર એ લખવાના છે, જે આપણે અહીંયા લખીએ છીએ।
તો શબ્દકોશ પ્રમાણે આપણે શીખી ગયા છીએ. પ્રશ્ન નંબર કેટલામો છે? 7મો. તો ચાલો આપણે 7બ છે. शब्दकोश क्रम में लिखिए. तो अहीं आपने शब्दों आपेला है जेमां खास करीने आपणे सही क्रमनी अंदर उत्तर सीधा आपणे लखीए छीए मित्रों. तो अहीं क्रम आपणे कई रीते आपी सकीए के भाई पहेलुं किसान, पछी खेत, प्रजा, पछी खेत, ત્યારબાદ પ્રજા, પછી પ્રસન્ન, ફસલ, ફસલ, બે અને છેલ્લો શબ્દ આપણે લખીએ અહીંયા રાજા, પછી સ્ત્રી. આ રીતે મિત્રો તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પણ આપેલા છે શબ્દકોશના ક્રમની અંદર એને ગોઠવીને લખી નાખવાના. તો આ રીતે મિત્રો આપણે અહીંયા પ્રકરણ નંબર જે 8 છે એનું સ્વાધ્યાય આપણે અહીંયા મિત્રો પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછી ના નેક્સ્ટ વિડિયો લેક્ચરની અંદર આપણે આગળના ટોપિકની અંદર જે આપણું પુનરાવર્તન 2 છે એના ઉપર આગળ વધશું. સાથે જ તમને આનું સ્ટડી મટીરિયલ જે 8મા ચેપ્ટરનું છે વ્યવસ્થિત રીતે તમારી બાકી બુકની અંદર એ સારા અક્ષરે તમે લખી લેજો, જેથી કરીને તમને પરીક્ષાની અંદર વાંચવા માટે એ કામ લાગે અથવા તો એ ઉપયોગી બને. વધારે સારું તમે પરીક્ષાની અંદર પ્રશ્નોના જવાબ છે એ વાંચન બાદ લખી શકો.